हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं यार, सबसे पहले कमेंट करके बता देना। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप लोग के लिए पूरा कंटेंट्स अवेलेबल है। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो यार, क्योंकि अगर आप अभी लेट करोगे ना तो हो सकता है आगे जाके परेशानी हो जाए। तो अभी से शुरुआत कर दो। 10th स्टैंडर्ड का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लाइव सेक्शन मैंने लिया था, तो आप जाके उस फोल्डर में, लाइव सेक्शन के फोल्डर में 10th का स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ये हमारा दूसरा बैच है। पहला बैच का वीडियो सब चीज साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर सब प्रेजेंट है। आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, मतलब उसी से करो यार। ये तो सेकंड बैच है, इसके भी वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियोस भी देखते रहो, पुराने वीडियोस भी देखते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। अब यहां पे क्या लाया हूं, देखो हमारा पार्ट 2 चल रहा था साइंस का, जिसमें हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की शुरुआत की थी, और आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज बहुत सी बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसका कौन कौन से एक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। और एक बहुत अच्छा स्टोरी है, जादव मोलाई पायंग एक व्यक्ति था, छोटा सा आदमी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जरूर से पढ़ेंगे, मजा आएगा। आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। और स्टार्टिंग में ही आपको मैं बोलता हूं हमेशा यार, वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि यार आपसे ही मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो मेहनत जारी है कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो ये मेहनत मुझे पता नहीं कहां जाने वाली है, लेकिन ये मेहनत आप लोग के लिए कंटिन्यूस जारी है, क्योंकि किसी ने कहा है मेहनत करना हमारे काम में है, हमारे हाथ में है, और बाकी जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में, आप लोग के हाथ में। तो जरूर से ये एफर्ट्स, ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं, जरूर से आप लोग रिकॉग्नाइज करोगे और इस चीज को श्रेय दोगे, इस चीज को क्रेडिट जरूर से देंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम खास करके इसके लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके रख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, चलिए आ जाओ, कम ऑन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में इकोसिस्टम पढ़ लिया था, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के रिलेशनशिप पढ़ लिए थे। साथ ही में हमने देखा था किस प्रकार जो इन्वायरमेंट होता है उसको किस प्रकार नुकसान पहुंच रहा है पोल्यूशन के रूप में, एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सभी चीज हमने देख लिया था लेक्चर नंबर 1। जिसने नहीं देखा है जाके देख लेना, न्यू बैच का सब चीज प्रेजेंट है। अब आज जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो आप देखोगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये एक्चुअल में है क्या। देखो, हम एक चीज समझते हैं कि दुनिया में इन्वायरमेंट जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, मतलब क्या इसकी नीड हो गई। अगर आप देखोगे तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसकी नीड है क्या, क्या जरूरत है हमें इन्वायरमेंट को बचाने की। तो मुझे एक बात बताओ, हम इस दुनिया में अकेले हैं क्या। मतलब मैं आपसे एक पूछूंगा कि क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही इस दुनिया में रहते हैं क्या, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अलावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स। इसके अलावा देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ प्लांट, देयर आर लगभग मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव लाइक अस। हम लोग के जैसा वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं ना यार। हम बोल सकते हैं, लेकिन प्लांट्स बेचारे बोल सकते हैं क्या। उनको कोई कट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, पेड़ पौधे काट के जाते हैं, बड़े बड़े ट्रीज को कट करके चले जाते हैं ताकि उनका घर बन सके, ठीक है। बड़े बड़े जंगल्स खाली हो जाते हैं, आप देखोगे हर जगह कंक्रीट जंगल आ गया है, मतलब बिल्डिंग बन गई है, स्क्रैपर्स बन गए, हर जगह चीजें बन गई। लेकिन जो एक टाइम पे जंगल हुआ करता था, आज वो बहुत कम होते गए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर यही चीज कंटिन्यू होता गया तो आगे जाके ये सब चीज का क्या परिणाम होगा। तो यार देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया था, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या होता है ये भी देख लिया था, लेकिन इसकी जरूरत एक ये भी है, क्योंकि अगर सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स बच जाएंगे तो क्या पृथ्वी चल सकती है क्या। आप इमेजिन करो, अगर पृथ्वी के ऊपर सिर्फ ह्यूमंस रह गए, बाकी जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो क्या इंसान से पृथ्वी पे जिंदा रह सकते हैं क्या। इसका सीधा सीधा साफ तौर पे आंसर है नो। क्यों नहीं रह सकते, कौन बताएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना जवाब लिख के भेज सकते हो, 2-2, 3-3 लाइन में। मैं आपका कमेंट चेक करता हूं हमेशा, ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है कि आज से इमेजिन करो, समझ लो 100 साल के बाद दुनिया में जितने भी प्लांट्स है वो खत्म हो गए, दुनिया में जितने भी प्लांट्स है वो खत्म हो गए, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो होगा क्या, देखो मैं फैक्टर्स बता रहा हूं बहुत सारे। तो अगर ये प्लांट्स जो है, जैसे मैंने बोला, ये खत्म हो गए तो क्या होगा। सबसे पहली बात, इंसान को जिंदा रहने के लिए लगता है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन लगता है। अब ये ऑक्सीजन आता कहां से है, प्लांट से, बिकॉज वी नो दैट, 10वीं में आ गए इतना तो पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट्स और रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो चलो प्लांट्स है, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो एक फायदा इंसान का यह हो रहा है कि इंसान को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, इसके लिए वो बाहर निकाल देता है, करेक्ट। इंसान उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो प्लांट्स जब उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। मतलब कहीं ना कहीं देखो, हमारे दुनिया ने, हमारे नेचर ने, हमारे एनवायरमेंट ने, हमारे ईश्वर ने, जो हम लोग बोलते हैं, किस प्रकार दुनिया बनाई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कल मैंने पढ़ाया था हर्बीवरस के ऊपर कार्निवरस डिपेंडेंट है, कार्निवरस के ऊपर कोई और डिपेंडेंट है, ओमनीवरस है, ऐसे कई सारे जीव जंतु कनेक्टेड है, जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं।
तो दुनिया में हर एक जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें से एक जीव भी हट गया तो यार दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सेम उसी प्रकार अगर प्लांट्स वैनिश हो गए, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो उस चीज के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए हम इंसान कहां जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि क्या पता कि जब प्लांट्स खतरे में होंगे या फिर प्लांट्स बहुत कम हो गए होंगे हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सिलेंडर में, बाटली में, जो आप 1 लीटर का पानी पीने के लिए बोतल लेते हो ना, वो भर के ऑक्सीजन बोतल भी बिक रहा होगा और इतने महंगे महंगे दाम में बिक रहा होगा कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम नागरिक, हम जैसे आप जैसे लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। जो बड़े बड़े लोग रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, वही लोग खरीद पाएंगे और वही लोग जिंदा बचेंगे। तो सोचो ऐसी भयानक सिचुएशंस भी आ सकती है। आप बोलते हो ना सर पॉल्यूशन, हम पढ़ते तो है पॉल्यूशन के बारे में, लेकिन आज तक हम लोग कभी सोचते नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। Why do we need environmental conservation? Why there are so many institutes, so many of people came over roads and वो स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, ग्रीन ग्रीन चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं भाई? क्योंकि उनको सबको पता है, हम सबको पता है, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो दैट कि आने वाला जनरेशन 100 साल, 200 साल, 400, 500 साल के बाद हमारी पृथ्वी का हाल क्या हो सकता है। इतने पोल्यूशन हो गए। सोचो अगर हम इंसान, हर इंसान के पास कार होगी दुनिया में, यार लगभग 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, ठीक है, 8 बिलियन लोग हैं और 8 बिलियन लोगों के पास सबके घर में अगर कार होगी, तो मुझे एक बात बताओ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना रिलीज होगा तो हमारा जो पृथ्वी है उसमें ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, तो ये इंसान के लिए, रहने के लिए खतरनाक हो जाएगा। दूसरा परिणाम यह है, आप एक चीज जानते होंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, या आपने सुना होगा इसका नाम, ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी चीज आ जाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम होता है दोस्तों, वो है ग्लोबल वार्मिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के मुंह से। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो, देयर आर सो मेनी ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक रीजन। आपको पता है ना, हमारा पृथ्वी का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक, अंटार्कटिक रीजन, उसमें बहुत बड़े बड़े बर्फ है, ग्लेशियर्स है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द डेली इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, द आइस आर मेल्टिंग। द आइस आर मेल्टिंग मतलब पिघल रहे वो, और जब वो पूरी तरीके से पिघल जाएंगे या फिर 50% भी पिघल जाएंगे ना, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर ना हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा हर जगह। ये जो जमीन दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर से पानी सब चले जाएंगे, तो हम इंसान बचेंगे? इंसान क्या छोड़ो, या छोटे छोटे जानवर, प्लांट्स का बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो और इसीलिए दोस्तों हमें ये इन्वायरमेंट को बचाना है। आज से ही मेहनत करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, एयर वाटर सॉइल सब पोल्यूशन को कम करेंगे अपनी तरफ से, जितना हो सके ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने की कोशिश करेंगे। और ये अगर हम कर पाए तो आने वाले हजारों साल तक इंसानियत जिंदा रहेगी और ये पृथ्वी भी सलामत रहेगा। हमें किसी और प्लैनेट पे, मार्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इलॉन मस्क बोलते हैं ना, हमको क्या है, हम तो अर्थ से निकल के मार्स पे चले जाएंगे। यार कैसे मुमकिन है? आप चले जाओगे और 50-100 लोग चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो कैसे जा सकते हैं? तो ये सब चीज भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? अब ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ यार, कि जो यार ये जो कंजर्वेशन करना है वो सिर्फ एक आदमी का काम है क्या? नहीं, इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम इंसानों ने इस पृथ्वी को ना अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। हम जब चाहे रॉकेट उड़ा लेते हैं, हम जब चाहे कोई भी चीज करते हैं, मतलब कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये पृथ्वी जो है ना, धरती माँ, ये कितनी सुंदर थी, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, अलग अलग क्रिएचर से, सब मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं। लेकिन हम इंसानों ने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से और कई सारे और चीजों की वजह से ये अर्थ की जो है ना ऑलमोस्ट वाट लगा के रख दी है। और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब अगर चलता रहा तो अर्थ एकदम खतरनाक हो जाएगा। और जब अर्थ मिलियन साल पहले जैसा था ना, गरम गरम आग का गोला, बिना रहने लायक, मतलब कोई भी इंसान के रहने नहीं लायक, उसी प्रकार अर्थ वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। तो इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व दिस टाइप ऑफ थिंग। अगर हम ये सब चीज को कंजर्व कर पाएंगे तो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और बाकी जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये हमारी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट है? समझ में आया? अब ये जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, ठीक है ना। हमारा जो बैलेंस है वो नेचर का हम लोग को मेंटेन करना है, उस हिसाब से। अब साथ में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, मुझे बताओ, पेड़ पौधे, ये सब चीज खत्म हो जाएगा अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो, ठीक है। टू सॉल्व द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, हमारा जो नेचुरल प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। एयर क्वालिटी को फ्रेश रखने के लिए। अगर मुझे एक बात बताओ, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया तो एयर क्वालिटी का क्या हो गया? जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, वहां पे बहुत पॉल्यूशन है। इवन हमारे मुंबई साइड भी देखा जाए तो पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन इतना नाम आता नहीं है। तो एयर क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए, एयर क्वालिटी को गुड रखने के लिए ये सब चीज किया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। फिर उसके अलावा पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, ठीक है ना,
पॉल्यूशन जो है उसको फ्री करने के लिए यार हमें इस इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर आप इन्वायरमेंट नहीं बचा रहे हो तो हमारा पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा और हमारे देश के लिए क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकेगा। एंड हमारा जो बायोडिवर्सिटी है, जो विविधता में एकता बोलते हैं ना हम लोग, बायोडिवर्सिटी, ये जो आगे टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर के एंड में, तो बायोडिवर्सिटी, इतने सारे जानवर, जीव जंतु, प्लांट जो मिलजुल के रह रहे हैं ना, उसके लिए भी खतरा हो जाएगा और इसीलिए हमें हमारा एनवायरमेंट को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ के। अब एक और सुंदर टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, जो कि लॉज इनेक्टेड अबाउट द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। देखो अब इन्वायरमेंट नुकसान पहुंच रहा है, इंसान द्वारा ही पहुंच रहा है। इंसान नहीं, जानवर तो आके पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे ना, प्लांट्स तो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते, इंसान फैक्ट्री बनाता है, इंसान जो भी करता है सब चीज इंसान के वजह से हो रहा है। तो यार इंसान ही इंसान का दुश्मन भी होता है, इंसान इंसान के लिए अच्छा भी होता है। अब जैसे कैसे, अभी बहुत सारे लोग अपना अपना फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। मुझे बताओ, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सभी ने अपना फैक्ट्रीज खोल दिया, सभी ने कार खरीद लिया, तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा। तो यार कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उस चीज के ऊपर एक रोक लगाए। अगर मेरा बस चले या फिर सबका बस चले तो सब अपना अपना केमिकल फैक्ट्री चलाए और कितना भी पॉल्यूशन करे, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरा तो नहीं जा रहा है ना, कुछ उसका जा रहा है। तो हम इंसान ऐसे ही होते हैं, करेक्ट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को सोचते हुए इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए, मतलब नियम कानून बनाए। तो जो नियम कानून है वो क्या है? सबसे पहला जो नियम कानून जो देख पा रहे हो आप लोग, वो ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट, जंगल को बचाने वाला एक्ट, जो कि 1980 में बनाया गया था। 1980 में ये एक्ट बनाया गया था और उसके अकॉर्डिंगली जो फॉरेस्ट की जमीन होती है ना, उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते। फॉरेस्ट की जमीन पे अगर पेड़ पौधे उग रहे हैं, उसको आप पर्सनल यूज के लिए काट के नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब आप गवर्नमेंट के परमिशन के बिना वो सब काम कर रहे हो, जंगल का पेड़ काट रहे हो, जमीन ले रहे हो, घर बांध रहे हो उसके ऊपर, तो ये सब चीज से आपको अगर विदाउट परमिशन करते हो तो उसको जेल हो सकती है लगभग 15 दिन की। कितने दिन की? 15 डेज की जेल हो सकती है और कई सारा जो फाइन होता है पैसे से वो भी लग सकता है। तो ये एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है एक लॉ। दूसरा लॉ है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, मतलब इन्वायरमेंट को बचाना है, उसको कंजर्व करना है, उसका एक्ट बनाया था 1986 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कि टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द जो पीपल होते हैं उनको पनिश करना, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर समझ लो उनकी एक केमिकल फैक्ट्री है और उनकी केमिकल फैक्ट्री ना इतना पोल्यूशन क्रिएट करी जिसकी हद नहीं है, तो वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट के अंडर में आ जाता है। और अगर उसकी कंपनी या फिर उसका कोई भी चीज पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर लिमिट स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, उससे ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको भी सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। कितने साल की जेल हो सकती है? 1 लाख का फाइन और लगभग 5 साल की जेल की सजा। सोचो, 5 साल की जेल हो सकती है, इंप्रिजन हो सकती है, 1 लाख रुपीस फाइन तक लग सकता है। ऐसे कई सारे रूल्स और भी ऐसे कई सारे एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ये आपको अपने बुक में मिल जाएगा, तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आता है। वैसे कुछ और रूल्स है, देखो क्या, तो एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर को बचाने का एक एक्ट है, नहीं तो हर कोई हिरन को मारने लगेगा समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जरूरी भी है, क्योंकि यार जंगली जानवर से भी एक तरीके से मतलब इंसानियत चल रही है, क्योंकि यार देखो जानवर है, प्लांट है, तभी इंसान भी है, सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्ट बनाया था 1972 में, आप देखोगे तो। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पहला है एज पर द क्लॉज 49A, क्या बोलता है? ट्रेडिंग ऑफ द रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। मतलब जो अनोखे जानवर होते हैं, रेयर एनिमल होते हैं, मतलब ऐसे जानवर जो बहुत रेयरली मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे काला हिरन हो गया, समझ रहे हो काला हिरन का एग्जांपल, तो काला हिरन हो गया। ऐसे कई सारे और जानवर होते हैं ना, बहुत रेयरली मिलते हैं, पूरे इंडिया में 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 4 रहेंगे। तो ऐसे जानवर का अगर ट्रेडिंग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उनको बेचा जा रहा है, या फिर उनको काट के उसकी चमड़ी सप्लाई की जा रही है, स्किन सप्लाई की जा रही है, उनके बॉडी पार्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, तो वो एक कानूनन गुनाह है, अपराध है, इसमें आपको सजा हो सकती है। फिर एज पर द क्लॉज 49B, इसमें क्या बोलता है? यूज ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन। जैसे मैंने बोला, अगर चमड़ी से या फिर उनके ऑर्गन से, वाइल्ड एनिमल के चमड़ी या फिर ऑर्गन से कुछ चीजें बनाई जा रही है और उसको बेचा जा रहा है, तो वो बैन है, इस रूल के अंडर आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा हो सकती है। फिर तीसरा है एज पर द क्लॉज 49C, क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स। मतलब आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है? कुछ पुरानी वस्तुएं बनाना, वाइल्ड एनिमल्स के ऑर्गन्स और उनके जैसे बोन्स वगैरह का, हाथी के दांत का बनाया जाता है। ऐसे कई सारे और चीजें जो अगर किया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा दंडनीय है, यानी कि अपराध है, और लोग को सजा हो सकती है अगर कोई ऐसा करता है तो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये सब कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, और आपको ये सब चीज उसके अकॉर्डिंगली पढ़नी है। ठीक है, अब बात करेंगे एक लास्ट टॉपिक की, जो आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टोरी है एक नॉर्मल इंसान के बारे में, जो कि एक कॉमन मैन है। ठीक है, वो कॉमन मैन जो है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार की स्टोरी है। देखो, एक
बहुत ही साधारण एक छोटे इंसान की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये इंसान है जिसका नाम है जादव मोलाय पायंग। अब ये जो इंसान है जादव मोलाय पायंग ना, ये एक हाईली कैपेबल पर्सन है जो कि आसाम के नोमैडिक ट्राइब, ठीक है ना, ट्राइबल बोलते हैं ना हम लोग, तो नोमैडिक ट्राइब में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है। मतलब एक तरीके से आप लोगों से ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी आप बोल सकते हो, जो जंगल वगैरह में के आसपास रहना पसंद करते हैं, या फिर उनका जो पहले से चलता आ रहा है, इस प्रकार के जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है। तो आसाम के नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1963 में। ये इंसान का जन्म हुआ था 1963 में। अब हुआ क्या कि एक दिन ऐसे जादव मोलाय पायंग जो है ना, वो नॉर्मली ना अपने एक रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्नेक्स, सांप जो है ना, वो मरे पड़े हैं पानी के अंदर। एंड वो क्यों मरे? बिकॉज ऑफ द फ्लड, क्योंकि वहां पे फ्लड आया था। और एक्चुअल में ये जो जादव मोलाय पायंग थे ना, वो 16 साल की उम्र से ना काम करते आ रहे। एक वर्कर थे, मतलब खेतों में काम करने वाले, ठीक है ना, ऐसे काम करने वाले एक वर्कर थे। 16 साल की उम्र से ही, देखो गांव साइड के लोग आप देखोगे तो वो लोग कम उम्र से शुरुआत करते थे। हमारे साइड में शहर टाइप में देखोगे तो लोग 25-26 साल के हो जाते हैं, जॉब नहीं करते, क्योंकि आराम करते हैं। उनके अगर फैमिली अच्छा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो वो लोग और लेट करते हैं। लेकिन ये जो थे 16 साल की उम्र में वर्कर का काम करने लगे और खेती वगैरह करते थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सांप जो है बाढ़ के वजह से, पानी बहने के वजह से मरे पड़े हैं। तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, और लगभग यहां पे उन्होंने देखा कि इतने सारे जो सांप है ना, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स जो है, वो ब्रह्मपुत्र नदी जो था फ्लड में, किसके वजह से, कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्रा नदी, आपको पता ही है, रिवर, ये लगभग उसी साइड आता है। आप देखोगे तो आसाम साइड, बिहार से निकलते ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपने सुना होगा। तो बहुत सारे सांप जो है वो मरे पड़े थे। अब उन्होंने जब देखा तो मोलाई को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बाढ़ है तो पानी फ्लो होके जा रहा है, तो क्यों ना इस बाढ़ को एक तरीके से काटा जाए, रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे ना बांबू ट्री को प्लांट किया। क्या किया? बांबू ट्री, मतलब बांबू, मतलब आपको पता ही है बांबू का एक पेड़ होता है, उसने प्लांट किया। और कितने बांबू पेड़ लगाए उन्होंने? लगभग 20 बांबू ट्री को, प्लांटलेट्स बोलते हैं ना, प्लांटलेट्स उन्होंने प्लांट किया, यानी कि पेड़ के जो पौधे होते हैं बांबू के, उन्होंने लगाया। अब वो लगाने के बाद क्या हो गया कि देखो बहुत सारे उन्होंने जब किया, और 1979 में, ठीक है, 1979 की बात है, देखो लगभग उनकी उम्र 16 साल की थी। आप देखो कैलकुलेट कर लो, 1963 में उनका जन्म हुआ है, 1979 की ये बात है। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था उस टाइम पे। लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है कि देखो अब उन्होंने देखा कि यार बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे जानवर मर रहे हैं डूब के, इस प्रकार से चीजें हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट चला दिया, जिन्होंने एक पर्टिकुलर जमीन का हिस्से पे बहुत सारे प्लांट्स उगाने का मुहिम शुरू किया। मतलब प्लांट्स को उगाएंगे, ताकि प्लांट्स क्या करता है, पानी को थोड़ा सोखता है, और सॉइल इरोजन को रोकता है, और फ्लड को भी रोकता है। ये आप जानते हो, ये नॉर्मल सा चीज है, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी को कट करता है और पानी को रोकता भी है, फ्लड आने से, खासकर बाढ़ आने से रोकता है। तो इन्होंने ये सब चीज किया, और लगभग 200 हेक्टर ऑफ जमीन, 200 हेक्टर काफी बड़ी जमीन होती है, तो 200 हेक्टर ऑफ लैंड पे ये जो अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही थी, अफॉरेस्ट्रेशन मतलब जमीन पे प्लांट्स को उगाना। एक होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, कट करना, एक होता है अफॉरेस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग कि प्लांट्स को उगाना। तो अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट चला रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद इनका जो प्रोजेक्ट था, किसका, गवर्नमेंट का, ये एंड हो गया। लेकिन जब मोलाई ने देखा, क्योंकि मोलाई भी उसी में एक वर्कर थे, मोलाई भी उसी में काम करते थे, ये जो व्यक्ति थे वो उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के अंडर में एज ए वर्कर वो काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार एक गवर्नमेंट अब रुक गई है, गवर्नमेंट पेड़ नहीं लगा रही है, तो उन्होंने अकेले के दम पे क्या किया, कंटिन्यू काम करना शुरू किया। और लगभग उन्होंने 1360 एकड़ अकेले के दम पे उन्होंने प्लांट्स को उगाया है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है, अकेले के दम पे उन्होंने प्लांट्स को उगाया है। सोचो ये बात, ठीक है, समझ में आ रही है। तो जो मोलाय थे वो रुके नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उन्होंने 200 हेक्टर पे पेड़ लगा दिया, गवर्नमेंट बोली बस हो गया अब मैं जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट खत्म। लेकिन ये इंसान एज ए वर्कर अकेले के दम पे उन्होंने लगभग 1360 एकड़ प्लांट्स, जमीन में प्लांट्स उगाए हैं। और लगभग अगर हम बात करें, इतना ज्यादा उन्होंने मेहनत किया, तो उन्होंने वो जंगल जो था कोकिला मुख, जो कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, क्या बोल रहा हूं मैं, कोकिला मुख, ठीक है, जंगल, कोकिलामुख जंगल, मतलब जंगल जो है वो कोकिलामुख में है, और जो कि किस में आता है, आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, ये मैं लिख रहा हूं आपको, ये आपके बुक में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, इस पर्टिकुलर रीजन में वो जंगल आता है, कोकिलामुख में। तो उन्होंने वो जंगल बना दिया पूरा, यानी कि समझ लो इतने प्लांट उगाए कि वहां पे जंगल बन गया। और वो जो जंगल है आज के डेट में अगर आप देखोगे
तो उनका जो मेहनत था लगातार, कितने साल काम किया उन्होंने? 30 साल काम किया। तो सोचो कोई इंसान किसी भी फील्ड में 30 साल काम करे तो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है। अगर मैं यहाँ पे मुझे 3 साल हुए जेआर ट्यूटोरियल्स पे, मैं अगर 30 साल काम कर लूंगा, फ्री में बच्चों को पढ़ा दूंगा, तो यार मैं तो कहाँ बन जाऊंगा एकदम, लोग मुझे सर पे बिठा लेंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्या पता। ऐसा भी हो सकता है ना, नामुमकिन तो है नहीं, हो सकता है। तो उन्होंने 30 साल मेहनत किया कंटिन्यूअसली, और इस काम के वजह से इन व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को भी मिला हुआ है, पद्मश्री मिला है कि पद्म भूषण मिला, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे ही कुछ अवार्ड होता है जो गवर्नमेंट देती है। तो इनको जादव मोलाई पोयांग को इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, और वो जो जंगल है उसका नाम उन्होंने रख दिया मोलाई जंगल। क्या नाम रख दिया? मोलाई जंगल। मतलब वो जंगल जो आसाम का है कोकिलामुख में, उसका नाम मोलाई जंगल के नाम से क्या हो गया दोस्तों? फेमस हो गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे नॉर्मल तौर पे कि ऐसे कुछ छोटे व्यक्ति, आपने माउंटेन मैन का नाम सुना होगा, जो जिन्होंने बिहार में एक पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था अकेले के दम पे, माउंटेन मैन, मांझी करके एक था, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, वो भी अकेले काम किए थे। ये भी सोचो एक इंसान ने अकेले काम करके 30 साल मेहनत किया और लगभग 1360 एकड़ जमीन में इतने प्लांट्स उगा दिए कि पूरा जंगल ही तैयार कर दिया। और इतना बड़ा जंगल था, इसमें हजारों की तादाद में पेड़ होंगे, तो सोचो अकेले के दम पे किया। तो यही है एक बहुत ही साधारण से एक छोटे व्यक्ति की बहुत महान स्टोरी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा। और ऐसे कई सारे और चीजें हैं जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और ऐसे कई सारे और महान व्यक्ति हमारी दुनिया में, हमारे देश में जो प्रेजेंट है, जो कंटिन्यूस काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था आज के लिए टॉपिक्स। जितना भी टॉपिक्स था मैंने कवर कर दिया। आप छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, सैक्रेड ग्रुप्स बचा हुआ है, इन्वायरमेंटल का कुछ चीजें बची हुई है, एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है, वो सब कवर कर लेंगे हमारे तीसरे लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर टू ऑल, जितना भी हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।